इस प्रॉब्लम में ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है जिस पर ये बेस अटैक करता है, ये यहाँ से रिलीज होता है या माइनस आ जाता है, फिर ये रेजोनेंस में जाता है, ये स्ट्रक्चर दो स्ट्रक्चर में रेजोनेंस करता है, ये माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। फिर ये H2O से H+ लेकर इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बनाता है। फर्दर जो OH- है वो इस H+ पर आता है और इस H+ पर आने से यहाँ पे जो H+ रिलीज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये रेजोनेट होकर यहाँ माइनस आ जाता है। फर्दर ये H2O से H+ लेकर ये स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये स्ट्रक्चर 1 और ये स्ट्रक्चर 2 में ये आपस में रेजोनेंस करता है। इस क्वेश्चन में C4H9Br में कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हो सकते हैं ये बताना है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, आप खुद से अटेम्प्ट करिए और बाद में फिर हमारे आंसर से मिला लीजिए आप। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे। तो ये कार्बन है, इसको हम कायरल सेंटर माने तो एक साइड Br, दूसरे साइड H, तीसरे साइड CH3, 1 2 C2H5, 2 1 3 1 4। इस तरीके से अगर एक कंपाउंड हम लें तो सिर्फ यही एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 कार्बन में 1 2 3, 2 यहाँ पर 3 और 4, 4 कार्बन में सिर्फ एक ही कायरल सेंटर जनरेट हो सकता है, वो ये है। इसलिए ये कंपाउंड और इसका एक मिरर इमेज यहाँ पर बनेगा, वो ये कंपाउंड। यही दो कंपाउंड हमारे ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। हालांकि ये स्टैंडर्ड फिशर फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फिशर फॉर्मूला में CH3 ऊपर आना था, C2H5 नीचे आना था, वो आप लोगों ने सीखा है। इस क्वेश्चन में कौन कौन से मॉलिक्यूल कायरल है वो हमें देखना है। तो स्ट्रक्चर 4 और स्ट्रक्चर 5 को अगर हम देखें तो पहले 5 के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जो ये 6 मेंबर्ड रिंग है ये इस प्लेन में है और इस तरीके से इस प्लेन में अगर आपका रिंग है तो इस प्लेन के अप साइड में हाइड्रोजन है और डाउन साइड में CH3 है, बैक साइड में इधर CH3 है, इस साइड में हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से हम देखें और यहां पर अगर हम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से वर्टिकली ड्रॉ करते हैं, यहां पर वर्टिकली ड्रॉ करें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो हाफ पार्ट ऑफ CH3 इसके नीचे से कट होगा। जो ये CH3 है और ये H है, ये प्लेन है, आप समझे कि ये प्लेन है और ये वाला CH3H यहां पर है। तो अगर इसे हम ऐसे कट करते हैं तो हाफ स्लाइस ऑफ H इधर, हाफ स्लाइस ऑफ H इधर, हाफ स्लाइस ऑफ CH3 इधर, हाफ स्लाइस ऑफ CH3 इधर, और ये पूरा इस तरीके से वर्टिकली जाता है। तो ये पोजीशन ऑफ सिमेट्री में आ जाता है आपका ये मॉलिक्यूल, इसलिए ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं होगा। सिमिलरली अगर यहां पर देखें तो यहां पर भी अगर हम इस तरीके का एक प्लेन लें जो ऐसे क्रॉस होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये जो प्लेन है आप इसको समझें तो ये बेसिकली जो है आपका ये इस टाइप का बुक स्ट्रक्चर, ये बुक स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट जो है वो इस टाइप से बुक फेस समझ सकते हैं हम। और इसमें ये वाला बॉन्ड वर्टिकली अप ऐसे निकला हुआ है, ये हाइड्रोजन डाउन है, ये हाइड्रोजन अप है। तो अगर हम इस प्लेन के अकॉर्डिंगली अगर ये प्लेन हम सेलेक्ट करें जो इससे होकर गुजरे, ये प्लेन जो इससे होकर गुजरे यहां से वर्टिकली डाउन जाए, इस तरीके का एक प्लेन हो जो इसको ऑक्युपाई करके इस तरीके से जाए, तो ये इस दोनों हाइड्रोजन को भी हाफ हाफ में कट करेगा और ये पूरा मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर आएगा। तो स्ट्रक्चर 4 और स्ट्रक्चर 5 में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अभी इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स मुझे निकालना है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स मुझे निकालना है।
तो आपको याद होगा कि C डबल बॉन्ड C ये एलिन्स स्ट्रक्चर है। इसमें अगर ये H, ये COH इस तरीके से लिखें तो यहां पर मेरा H और COH इस तरीके से आएगा। ये आपको पता है कि ये आपस में एक दूसरे से ऑर्थोगोनल रिलेशनशिप में होता है। अगर ये वाला कार्बन XY प्लेन में है तो ये XZ प्लेन में होगा, फिर ये XY प्लेन में होगा। इस तरीके से XY प्लेन इसी बोर्ड के प्लेन को है, तो इसको हम इसी लाइन से दिखाए हैं हम लोगों ने। फिर इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां पर ये इस प्लेन से बाहर आ रहा है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है इसका सिर्फ वो एग्जिस्ट करेगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा। तो इसमें दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारा आएगा, एक इस स्ट्रक्चर से और दूसरा अगर हम इसे प्लेन में रख के इसे बाहर निकालें या इसको रिवर्स करके निकालें तो वही चीज हमारा मिलेगा। इस क्वेश्चन में यहां पर दो कंपाउंड्स दिया हुआ है, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2, और वो पूछ रहे हैं कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो इस टाइप के कंपाउंड में सबसे पहले हम ये करें कि इसका एक जनरल यूपेक नोमेनक्लेचर करते हैं विदाउट कंसिडरिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो विदाउट कंसिडरिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हम करें तो ये कंपाउंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिमिलरली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करते हैं तो ये 1,3 डाइब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन और ये भी 1,3 डाइब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन ही है। इसका मतलब है कि इस दोनों में कहीं भी ऑप्टिकल या स्टीरियो आइसोमर्स के अलावा और दूसरा आइसोमरिज्म का रिलेशन नहीं, अदरवाइज ये दोनों कंपाउंड सेम है, सिर्फ स्टीरियोकेमिकली ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है। तो अब अगर ये स्टीरियोकेमिकली डिफरेंट है तो ये कंपाउंड या तो इनएंशियोमर्स हो सकता है या तो डायस्टिरियोमर्स हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रेट बॉन्ड का है, या तो ये दोनों कंपाउंड सेम भी हो सकता है। तो एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसको देखिए कि जहां पर दो कायरल सेंटर्स के स्टीरियोकेमिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे, वहां पर अगर एक कंपाउंड R है दूसरा भी अगर R है तो इसका मिरर इमेज अगर हम करें तो ये S और ये S हो जाएगा, ये मिरर है। सिमिलरली यहां पर देखें, अगर इस कंपाउंड में ये R है ये S है और इसका मिरर इमेज करते हैं तो ये S हो जाता है ये R हो जाता है, ये मिरर इमेज है। इसका मतलब है कि मिरर इमेज से आपका R या S कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्ट रिवर्स हो जाता है। तो अगर एक कंपाउंड RR है और उससे दूसरा कंपाउंड SS है तो ये आपस में इनएंशियोमर होगा। सिमिलरली ये कंपाउंड RS है और दूसरा कंपाउंड SR हो जाता है तो ये आपस में इनएंशियोमर्स होगा। लेकिन डायस्टिरियोमर्स में क्या होता है कि ये अगर R है सपोज करें और ये भी R है तो हम लोग सिर्फ एक को रोटेट करते हैं, तो एक को रोटेट करने से ये S हो जाएगा और ये R हो जाएगा। और अगर इसे रोटेट करें, फर्स्ट टाइम इसे रोटेट किया, सेकेंड टाइम अगर इसे रोटेट करें तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये R ही रह जाएगा, ये S हो जाएगा। तो एक RR कंपाउंड वो SR कंपाउंड से या RS कंपाउंड से डायस्टिरियोमर्स हो सकता है। अगर यहां पर हम लोग SR कुछ ऐसा लें, अगर यह शुरुआत में ही हम लोग यहां पर RS लें और एक को रोटेट करते हैं तो ये फिर RR होगा। अगर इसे रोटेट करें तो फिर ये फर्स्ट टाइम इसे रोटेट किया है RR हुआ है, सेकेंड टाइम इसे रोटेट करेंगे तो फिर ये SS होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर मिरर इमेजेस आइसोमर्स की बात करें तो उसमें दोनों कायरल कार्बन्स के यहां पर चेंज होंगे, RR से SS जस्ट रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर डायस्टिरियोमर्स की बात करें
तो डायस्ट्रोमर्स में दोनों में से एक ही चेंज होगा। तो इस कंपाउंड में अभी हम देखें, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए हम एक मॉडल इस तरीके का देखते हैं, और जो जनरल मेथड है स्टीरियोकेमिस्ट्री में RS और SR डिसाइड करने के लिए, उसके लिए हम इस तरीके से सोचें। बात करें अगर इस सिंगल कार्बन सेंटर की, इस कार्बन सेंटर की, तो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर इसकी है, सेकेंड प्रायोरिटी इसकी है, थर्ड प्रायोरिटी इसकी है, ये फोर्थ प्रायोरिटी सपोज कर रहा हूं अभी मैं, जस्ट सपोज करो, मैं इसे हटा लेता हूं, तो ये सबसे छोटा हो गया अभी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। तो जो मेथड है वो है कि जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से आप देखें, इस तरीके से देखें, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अभी जो डायरेक्शन आ रहा है ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये R है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आता तो ये S होता। इसी टाइप का विजुअलाइजेशन का जरूरत यहां पर भी है। अगर आप दो ग्रुप में देखें तो आपको डिसाइड करना होगा यहां पर कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किसकी प्रायोरिटी है, फिर यहां पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किसकी प्रायोरिटी है, इसी तरीके से यहां पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ किसकी प्रायोरिटी है, और हमें देखना है उसके अपोजिट डायरेक्शन से। सब मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, अभी आप देखिए। इस कायरल कार्बन में ये आपका प्लेन में है, ये जो दो बॉन्ड है, ये दो बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है, ये अप द प्लेन है, ये डाउन द प्लेन है। तो ये डाउन द प्लेन और ये अप द प्लेन मैं इस तरीके से लेता हूं, और ये प्लेन लेता हूं, और यहां पर मेरा प्लेन है, ये इस तरीके से। तो देखिए इसकी अगर प्रायोरिटी हम डिसाइड करते हैं SIP रूल से, तो BR की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, उसके बाद हमारा ये बड़ा ग्रुप है, ये सेकेंड प्रायोरिटी होगा, ये थर्ड प्रायोरिटी होगा, और लिस्ट प्रायोरिटी इसकी होगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो BR ऊपर है और ये ग्रुप नीचे है, BR ऊपर है, ये ग्रुप नीचे है, यहां पर ये प्लेन है, यहां पर ये बोर्ड का प्लेन है, ये ऊपर है, ये नीचे है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकेंड प्रायोरिटी इस बोर्ड प्लेन में आते हैं, फिर बोर्ड सेकेंड प्रायोरिटी ये वाला है बोर्ड प्लेन में, और सेकेंड प्रायोरिटी से फिर ये थर्ड प्रायोरिटी इसको जाता है। तो ये इस तरीके से हमारा फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड, और हमें देखना कहाँ है, ये लिस्ट प्रायोरिटी के अपोजिट साइड से, मतलब इस साइड से। तो इस साइड से अगर आप इसे देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर इस तरीके से यहां से ऐसे घूमता हुआ दिखेगा, तो ये आपको एक R स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इस कंपाउंड में ये जो है ये RR स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर SR है। क्योंकि एक ही चेंज हो रहा है तो ये डायस्टेरियोमर्स है। इस क्वेश्चन में 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन में नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स की बात की गई है। तो इसके अगर हम देखें तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, इस तरीके से 3 स्ट्रक्चर हो सकते हैं। जो ये थर्ड स्ट्रक्चर है वो इससे बनाया गया है, यहाँ पर देखिए। इस कंपाउंड में अगर एक सेंटर को ट्विस्ट करते हैं, यहाँ इसे ट्विस्ट कर देते हैं, तो ये इसका डायस्ट्रोमर बनता है, और इस डायस्ट्रोमर का एक मिरर इमेज यहाँ पे 2 नंबर स्ट्रक्चर बनता है। 1 and 2 आर इनएंसियोमर्स एंड 3 आर डायस्ट्रोमर विथ रिस्पेक्ट टू 1 एंड विथ रिस्पेक्ट टू 2। कंपाउंड 3 का मिरर इमेज नहीं होगा क्योंकि इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से गुजरेगा, और ये कंपाउंड मेसो होगा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस क्वेश्चन में एक लैंग्वेज में थोड़ा पकड़ना था हमें कि नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स पूछ रहा था। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आर 3, बट ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आर दीज 2, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, सो इसका आंसर 2 होगा, 2 होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इज 2। ये क्वेश्चन है मेसो 2,3 ब्यूटेनडायोल पे। तो मेसो 2,3 ब्यूटेनडायोल का जो फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होगा, और इसी फिशर प्रोजेक्शन का अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करें जो काफी इजी है, वो इस तरीके से होगा। अब अगर हम इसे 60 डिग्री से रोटेट करते हैं, जो पीछे का CS कार्बन है उसको रोटेट करते हैं, आगे का कार्बन को फिक्स रखते हैं, किसी एक को फिक्स रख के दूसरे को रोटेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमें
ये वाला एक स्ट्रक्चर मिलेगा CH3H और OH यहाँ पर फिक्स है। इसे अगर रोटेट करें तो ये CH3 यहाँ से मेरा ये CH3 रोटेट होकर यहाँ आएगा, ये OH रोटेट होकर यहाँ आएगा और H रोटेट होकर यहाँ आएगा। फिर फर्दर इसे अगर 60 डिग्री से रोटेट करें तो ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ पे OH और H फिक्स कर देते हैं। ये CH3 रोटेट होकर यहाँ आया, ये OH रोटेट होकर यहाँ गया और ये H रोटेट होकर यहाँ आया। फर्दर अगर इसे हम 60 डिग्री से रोटेट करें तो ये CH3 यहाँ आया, ये OH यहाँ आया, ये H यहाँ आया। अब ये CH3 रोटेट होकर यहाँ आ जाता है, ये OH रोटेट होकर यहाँ आ जाता है और ये H रोटेट होकर यहाँ आ जाता है। इस तरीके के रोटेशन से डिफरेंट कन्फर्मर्स मिलते हैं हमें। और हम देखें कि ये स्ट्रक्चर जो हमारा है और ये स्ट्रक्चर हमारा है, ये हमारे ऑप्शंस से मैच हो रहा है और ये हमारा R और P ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है। ये क्वेश्चन काफी इजी है। इसका क्वेश्चन आप देखें, सोल्व करें और फिर आंसर से मैच करें। This question is example of atropy compounds. This type of compounds doesn't have a chiral carbon, but because ये एक प्लेन में नहीं है, प्लेन के बाहर आ रहा है। आप देखिए जितने भी सॉलिड लाइंस हैं वो प्लेन के ऊपर आ रहे हैं। तो इस तरीके के कंपाउंड में ऑप्टिकली एक्टिविटी होता है लेकिन कायरल सेंटर नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द क्वेश्चन इज टू गिव द यूपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इट इज वेरी इजी। ट्राई योरसेल्फ एंड मैच विद द आंसर। यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि जो फिशर प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं ये अप द प्लेन होते हैं, ये पहले भी बताया गया है। और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं ये डाउन द प्लेन होते हैं। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। और किसी भी कायरल कार्बन पे अगर आप प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इस कंपाउंड को R या S क्या है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो एक सिंपल नोमेनक्लेचर बहुत इजी है। सिर्फ इस दोनों पोजीशन पे RS डिसाइड करना है, वो भी आपको खुद से करना है क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने पहले भी देखे हैं।